अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नबीहा एजाज आपको न्यू पाकिस्तान में सलाम पेश करती हूँ। और जनाब, आज प्रोग्राम में बहुत सारी गपशप होगी आपके साथ और इसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव खबरें हम शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है और जो इंसान है ये दोनों बड़ी कीमती हैं। तो बहरहाल इसकी कदर करना सीखें और दूसरों से प्यार करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से थोड़ी सी मोहब्बत करें, अपना थोड़ा सा आप ख्याल रखें। आप खुश होंगे तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे वो भी बहुत खुश होंगे। कुछ टॉप स्टोरीज है जनाब, हम आमिर लियाकत की वीडियो के हवाले से बात करेंगे जो वायरल हुई, इस पर एफआई ने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया। बहादुर पाकिस्तान ट्रक ड्राइवर हमारे साथ होंगे जिनके कारनामों की खूब चर्चा हो रही है। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम खून का अतिया पेश करने वालों को भी सलाम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और ईवानी सूरत हाल है, क्या हो रहा है, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट ईवान में पेश नहीं हो सका, क्या वजह इसकी? असेंबली का इजलास कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। 6 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला पंजाब असेंबली का बजट का जो इजलास है वो हंगामा राय का शिकार हो गया। 1 घंटे इल्तवा के बाद दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर परवेज इलाही साहब ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी हाउस लाने का हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं आए तो बजट पेश नहीं होगा और इससे कबल स्पीकर की जानिब से अता तारड़ को ईवान से निकल जाने का हुक्म के बाद उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद वो वॉकआउट कर गए। अब ये सिचुएशन क्यों हुई, क्यों बनी? आज साहब इजलास दोबारा 1 बजे शुरू होगा। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। अपोजिशन क्या बात मनवाना चाह रही थी, क्यों 6 घंटे ताखीर से इजलास शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नबीहा फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। नबीहा, मैं तो यही कहूंगी कि इट वाज अनदर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। जिस तरह कल आपके सामने असेंबली के अंदर कार्रवाई चली, और मेरा तो ख्याल है वो असेंबली की कार्रवाई कम ब्लैकमेलिंग ज्यादा थी। और हम क्योंकि हुकूमती बेंचेस पे थे और ये फर्ज बनता है हुकूमती बेंचेस का कि इजलास की जो कार्रवाई है उसको स्मूथली जो है फैसिलिटेट करे। कहने की बात ये, जहां तक हमारा फर्ज ये बनता है, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। लेकिन कल जो रवैया परवेज इलाही ने अपनाया वो ना सिर्फ काबिल शर्म था बल्कि सबकी नजरें पंजाब असेंबली के बजट इजलास पे, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, उसका इजलास होने जा रहा था, बजट प्रेजेंट होने जा रहा था। और जैसे कि हमारी सूरत हाल इकोनॉमिकल सिचुएशन है, जो गरीब अवाम जिस महंगाई के उसमें और अनसर्टेनिटी का माहौल है उसके अंदर इन सब चीजों को बिल्कुल साइडलाइन करके मेरा ख्याल है कि जो उनकी शराइत थी वो एक के बाद एक हम मान रहे थे। अगर आप देखें कि हमारी अता की बात बात करते हैं तो वो एक हमारा मिनिस्टर है, ओथ लिया हुआ है, उसको रूम अलॉट किया स्पीकर साहब ने और फिर उसको कहा जी ये इजलास में नहीं बैठ सकते। हाँ। अब आप देखें कि इट वाज वेरी इंसल्टिंग एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मेंबर नहीं है इसलिए नहीं बैठ सकते, ये कहा जा रहा था। मेंबर वो किस तरह नहीं है, उन्होंने ओथ लिया हुआ है, आपने उनको मिनिस्टर रूम ऑफिस अलॉट किया है उसी दिन। तो फिर क्या वजह क्या बनी? जिद की वजह क्या है बुशरा साहिबा? वजह सिर्फ ये थी कि किसी तरह बदमजगी पैदा हो। उस पे भी हमने कहा कि हम लोग अवाम का पहले सोचेंगे, बजट जो बड़ा इशू है इसका सोचेंगे। हमने एज अ पार्टी हम लोग साहब ने डिसाइड किया कि ठीक है कोई बात नहीं, एक बंदे के हम यहाँ पे ईगो की जंग नहीं लड़ेंगे। ईगो की जंग ऐसा तो जाहिर तो लग रहा है ना कि बनी हुई है, जिदबाजी की जा रही है। तो आप समझते हैं कि ऐसा है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली है वो बजट पेश करने में रुकावट हाइल करना चाहते हैं? आप समझती हैं ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल यही उनका एजेंडा था। उसके बाद जब अता को क्या गेन होगा एजेंडे से? इस तरह से करके क्या गेन होगा? सिर्फ वक्त जाया होगा अपना भी, मुल्क का भी, अवाम का भी, असेंबली मेंबरान का भी। उसके अलावा आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि 40th सेशन जो था वो 1 पॉइंट एजेंडा था और वो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पहले उस चीज के ऊपर इन्होंने तंग किया और इन्होंने फिर भी जिद बजिदम 40th सेशन को कंटिन्यू किया। ठीक है, हमने उस पर भी एग्री कर लिया कि चले वैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 41st सेशन होना चाहिए था बजट सेशन। लेकिन इन्होंने क्योंकि वो परवेज इलाही साहब ने बुलवाया हुआ था एंड ही वांटेड ऑल द अथॉरिटी, तो उन्होंने 40th को ही कंटिन्यू किया। अब आपको अंडरस्टैंड करना है 40th सेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम 3rd of April और ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। हमने उस पर भी एग्री कर लिया कि चलें आप बजट हमें प्रेजेंट करने दें। फिर इन्होंने अता का इशू बनाया।
हमने उस पे भी कहा कि चले अता को हम बाहर निकाल देते। फिर इन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर को बुलाए, हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ इसलिए हाउस वहां पे असेंबली बिल्डिंग में थे, वो हाउस में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, इन्होंने प्लान किया हुआ था हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कि ये कोई बदमजगी पैदा करेंगे। और हम कह रहे थे कि आप हमें बताएं जिस बजट प्रेजेंट होगा सीएम साहब ज्वाइन अस। इन्होंने उस पे भी अड़ी लगाई। फिर हमने सीएम साहब को भी बुला लिया। फिर इन्होंने कहा जी अब आईजी होना चाहिए और वो हर मेंबर से माफी मांगे। देखें, अदारों की इस तरह बेहुरमती नहीं हो सकती। इन्होंने कहा आईजी साहब को बुलाएं, वो एक एक मेंबर से माफी मांगेंगे, फिर बजट। तो कहने का मकसद ये है कि वो बजट प्रेजेंट करने के बारे में सीरियस ही नहीं थे। और ये आप सब ने देखा है, उन्होंने ऊपर जो देखते हैं कि आज की कार्रवाई किस तरह से होती है। बुशरा साहिबा बताएगा कि चौधरी परवेज इलाही ने काफ लीग और पीटीआई के जो अरकान पर मुकदमात हैं वो खत्म करवाना चाहते हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होती रही कल? इसके ऊपर भी काफी डिस्कशन होती। मैं आपको बता रही हूँ कि उनका एजेंडा सिर्फ ये था कि बजट प्रेजेंट ना हो, और इस चीज को क्योंकि ये हुकूमत का डोमेन में आता है कि बजट प्रेजेंट करना है, तो वो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे बेसिकली। और ये सब ने देखा। और जब वहां पे ऊपर मीडिया गैलरी में से वीडियोस बन रही थी, तो इन्होंने मीडिया वालों को भी पुलिस के जरिए उनके फोन और कैमरास ले लिए। तो कहने की बात ये कि नबीहा, थिंग्स आर गेटिंग वर्स। और एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस वाज एक्टिंग, वो कहते हैं ना कि वो ब्लैकमेलिंग पॉइंट पे आए हुए थे, और वो उनकी ब्लैकमेलिंग पॉइंट देखिए ना, बड़ी अजीब हैरान कुन बात है कि इतना पुराना सियासतदान और मंजे हुए सियासतदान है, कोई आज के सियासत से वाबस्ता नहीं है, बड़ी देर से वाबस्तगी है, तो इस तरह से इजलास की कार्रवाई को रोकना, उसमें खलल हायल करना। तो आज आपको लगता है कि आज बजट मंजूर होने देंगे या आज कोई रुकावट नहीं हो पाएगी, टाइमली कार्रवाई इजलास में शुरू हो जाएगी, आप समझती हैं? What all we've seen with this government, PTI as a party and Speaker साहब, anything can be expected। मतलब कि पंजाब असेंबली की आप कहते हैं ना कि हिस्ट्री में ये एक नई रवायत कायम जो हो रही है, वो आप सबके सामने है। हम तो आज भी होल हार्टेडली जाएंगे इसी उसमें कि ये बजट को प्रेजेंट करें, ताकि ये सिलसिला किसी नॉर्मल उसके अंदर कार्रवाइयों की तरफ आए। बट यू कांट से मच बिकॉज इनका एजेंडा कुछ और है, और ये एज अ पार्टी भी बुली बन गए हैं, और जो स्पीकर साहब है उनका रवैया भी नामुनासिब है। बुशरा साहिबा, ये सुनने को मिल रहा है और ऐसा ही है। हिस्ट्री अगर थोड़ी सी देखें, माजी में थोड़ा सा झांके, तो ये पहली बार हुआ है कि पंजाब असेंबली में बजट पेश नहीं हो पाया, रोक दिया गया, रुकावटें हायल की गई। तो काफी अनसर्टन और काफी गैर मामूली सूरत हाल है। क्या आज का लाहा अमल होगा कि आज बजट मंजूर पेश हो जाए बगैर किसी रुकावट के, टाइमली हो जाए सब कुछ? तो कुछ तैयारी की हुई है इस हवाले से आपने? देखिए, हम लोग तो हमारा कल का रवैया भी बहुत अकोमोडेटिंग था, और आप यकीन माने कि जिस किस्म की गुफ्तगू भी फ्लोर ऑफ द हाउस हो रही थी, हमारे मेंबर्स बहुत काम थे, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ था कि ये हमें पता था कि ये रुकावटें लाएंगे, और ये सारा कुछ जो है ये इनके प्लान है, प्लान A, B, C, क्योंकि अब तो हम यूज्ड टू हो गए इनकी कार्रवाइयों से। तो आज भी नेगोशिएशन से शुरू होगा मामला, और जो है पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह अकोमोडेट करें इनको। ये बजट जो है ये प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आपके सामने देखिए ना, जो कहा जा रहा था उसके ऊपर तो मलिक अहमद खान साहब आ गए थे, उन्होंने बोला भी कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो मौजूदगी है उसको कल यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो स्पीकर साहब हैं वो इस बात पर राजी नहीं हुए। नबीहा, तो फिर ये आप देखें ना, फॉर एनी ले पर्सन एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि उनकी इंटेंशन क्या है। उनकी इंटेंशन यही है, और जिस तरह एक हमारे मिनिस्टर जो अता है, उनका ओहदा जो है उनको, और हम किताब रूल बुक दिखा रहे हैं उनको कि ये रूल बुक में लिखा है, इसमें ओथ ले लिया है, पार्टी का मेंबर है, उसके ऊपर तो कहने की बात है कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड हमारा, आई थिंक मलिक अहमद ने कल भी बड़ा मैच्योरली हैंडल किया सब कुछ, और आपने उनकी टोन भी देखी होगी, और उनको जिस तरह वो प्लीडिंग लहजे में बात कर रहे थे कि आप इस चीज को होने दें। मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं अपोलोजाइज करता हूँ डॉक्टर यास्मीन से भी, लेकिन वो तो इस तरह जो है ना कहते हैं ना खून खुआर हुए थे कि उनको कोई बात नहीं सोचती थी। आज भी मुमकिन है कि ये फिर से यही कुछ दोहराएंगे,
इनको मुल्क का, कौम की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये रवैया जो इन्होंने अपनाया है कि जी ये बजट को हम होल्ड करके हम इनसे जो है ना अपनी सारी बातें मनवाएंगे, ये तरीकेकार सही नहीं है। एंड ये इसके लिए वो कहते हैं परवेज इलाही ने बहुत गलत स्टेप्स लिए और वो मजीद गलत स्टेप्स ले लेके अपनी जो वो है ना पॉलिटिकल एंड वो बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुशरा साहिबा हम तो यही चाहेंगे कि अगर बाहमी इत्तेफाक पैदा हो जाता है दोनों साइड से तो बहुत अच्छा होगा, और जो ईवान है उसकी कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। पंजाब जैसा सूबा, इसका बजट पेश करने का मामला कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया नियो पाकिस्तान को। बुशरा अंजुम साहिबा हमारे साथ तो मौजूद थी और पूरी सूरत हाल की जो डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि जो आज बजट का पंजाब असम्बली का जो इजलास आज 1 बजे शुरू होना है उसमें आज बजट पेश किया जाएगा बगैर किसी रुकावट के। अभी प्रोग्राम में हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, कुछ ऐसा ही हुआ आमिर लियाकत हुसैन की नागहानी मौत के बाद। अब तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं, उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जितना अरसा उन्होंने टीवी पर सर्व किया, जितना लोगों को एंटरटेन किया, लोग उनको याद कर रहे हैं। और अपने आखिरी दिनों में वो कितने डिप्रेशन में मुब्तला थे और कितने तन्हाई का शिकार थे, ये उनकी आखिरी कुछ वीडियोस, उनके कुछ दोस्तों को भेजे हुए वॉइस नोट से बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है। एक छोटा सा वॉइस नोट क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। कह रहे हैं अपने वॉइस नोट में कि मैं बहुत दुखी हूँ, पाकिस्तान से जाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और आप देखिए एक ऐसी शख्सियत, अगर आप उनकी पास्ट की वीडियोस निकाल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बड़े से बड़ा शख्स जब डॉक्टर साहब के सामने बैठा होता था तो आंखों में आंखें डालने की हिम्मत शायद कोई कर पाता था, क्योंकि वो इतना ब्लंटली, इतनी हाजिर दिमागी से क्वेश्चन करते थे, बात करते थे, पूरा उनका मुतालिया होता था अपने मेहमान गेस्ट पर। तो एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा रोब से बात की हो, जिसके पास हमेशा इल्म, नॉलेज रहा हो, और अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में आप ये वॉइस नोट सुने, आपको कितनी डाउन उनकी आवाज दिखाई दे रही है, मूड कितना लो दिखाई दे रहा है, हत्ता कि ये वॉइस नोट समझने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल डिप्रेशन इज रियल। बार बार बात करने का मकसद ये कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो रो रहा है, तन्हाई का शिकार है, तो आपने उस बात को हल्का नहीं लेना। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से एक शख्स की बरहना वीडियो वायरल होती है और पूरे मुल्क में एक ऐसा शख्स जो कि कभी हीरो रहा होता है, जो कभी स्टार रहा होता है, वो सिर्फ लोगों के लिए महज एक तमस्खर बनकर रह जाता है। दिल बर्दाश्ता हो गया ये शख्स अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में। और जो वीडियो वायरल की गई, वो वीडियो जिसने बनाई और जिसने वायरल की, ये हम आपको बता दें कि ये एक जुर्म है, ये एक घिनौना जुर्म है और इसकी सख्त सजा भी मौजूद है। इस हवाले से लॉ मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान में एक वाकया पेश आया था जहां पर एक बड़े ओहदे का, आला ओहदे के जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने अपनी बीवी से अलहदगी के बाद अपनी बीवी की वीडियो लीक की, जिसके ऊपर इतना एक्शन लिया गया कि उस शख्स का, उस अफसर का करियर खत्म होके तबाह हो गया और उस शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया। लेकिन जब डॉक्टर साहब बार बार कहते रहे कि मेरी वीडियो को हटाओ, कहां है FIA, साइबर क्राइम लॉ किधर है, तो किसी ने उनके बारे में कोई
क्यों ना उनको सुना, और उसी डिप्रेशन में धंसते 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 ऐसा शख्स मौत के मुंह में चला गया। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेरी रजा। शेरी, वेलकम टू द शो। शेरी वो शख्सियत है जो डॉक्टर साहब के बहुत करीबी साथी भी रहे। शेरी, आपने बहुत वक्त गुजारा उनके साथ, पल पल आपका उनके साथ गुजरा। जितना आपने उनको नजदीक से जाना, शायद आम लोग वो वाली साइड डॉक्टर साहब की नहीं जानते हैं। आखिरी मर्तबा आपकी उनसे कब बात हुई और क्या बात हुई? कितने वो डिप्रेशन में थे, कितने वो तन्हाई का शिकार थे? अस्सलाम वालेकुम जी। आपने जो जो बातें की बिल्कुल एक एक बात मैं उससे मुत्तफिक करता हूं और बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरी लास्ट टाइम उनसे बात 19 मई को हुई थी, उनसे मैसेज पे बात हुई थी और उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। वो अक्सर मुझे भी व्हाट्सएप वगैरह भी किया करते थे और हमारी मुलाकात जो हुई थी वो लास्ट एयर हुई थी जब हमने ट्रांसमिशन साथ की थी। उसके बाद से मैं अमेरिका चला गया था, मैं वापस आया तो उसके बाद वो ये सारे मामलात हुए और मैं इस बात का भी मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आखिरी दिनों में उनके पास होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल काट लिया था और दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए थे, तन्हा हो गए थे। आखिरी 10-15 दिन वो किसी से भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए थे क्योंकि अजीब अजीब कॉल्स आ रही थी, जाहिर सी बात है उनको अजियत मिल रही थी मजीद, और उन्होंने फिर अपने नंबर्स वगैरह बंद कर दिए थे। तो मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब आपके नंबर्स तमाम जो है वो बंद आ रहे हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, खुदादाद वाले घर में भी वो नहीं रह रहे थे। चेंज करने की वजह क्या बनी? आपको पता है सोशल मीडिया पर इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है। ये बात हमें आपसे पहली मर्तबा मालूम पड़ी है कि वो अपने आखिरी दिनों में नंबर चेंज कर रहे थे। किसी किस्म की कोई थ्रेट थी? ये जो मर्डर की बात हो रही है, सोशल मीडिया पर जिस्म पर निशानों की बात हो रही है, कितनी इसमें हकीकत है? आप क्या समझते हैं? कभी उन्होंने जिक्र किया कि किसी से किसी किस्म का उनको थ्रेट है, किसी शख्स से? देखें, उनके साथ ये मामला तो शुरू से थे, मैं इसमें कुछ कबल इस वक्त नहीं कह सकता और क्योंकि इसमें मैं कोई अपना बयान या कोई ऐसी चीज नहीं दे सकता, सिर्फ कयास आराई ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि थ्रेड्स तो उनको हमेशा जब वो दीनी प्रोग्राम किया करते थे और खुल के जिस तरह बोला करते थे तो थ्रेड्स तो उनको आया करती थी, लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि उनको कोई ऐसी थ्रेड थी। इस वक्त जो आपने एक बात अभी की थी कि वो बहुत ही हसास शख्स था, क्योंकि आर्टिस्ट और एक फनकार जो है वो बड़ा हसास होता है, आप समझ सकती हैं। तो उनके साथ जो ये चीज हुई जिसकी वजह से वो मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मिंदा हुए अपने बच्चों के आगे। वो सोचते थे कि मैं आखिरी वक्त में अपने बच्चों को बहुत याद करते थे और वो ये सोचते थे कि मैं अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगा और मेरी इस वजह से मेरे बच्चों को जो जिल्लत का सामना माशरे में करना पड़ेगा वो किस तरह फेस करेंगे दुनिया को। तो ये चीजें उनको अंदर से बहुत खा रही थी और नंबर्स वो वैसे भी चेंज किया करते थे, अक्सर वो चेंज कर लेते थे, लेकिन हमें दे दिया करते थे कि यार ये मेरा अब इस नंबर पे कांटेक्ट करना, क्योंकि बड़े आदमी का नंबर बहुत जल्दी फैलता है तो फिर वो लोग डिस्टर्ब किया करते थे। तो मुझे ये लगता है कि आखिरी वक्तों में उनको डिप्रेशन और तन्हाई ने जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर कोई ऐसी बात होती कि जो जिस तरह की सोशल मीडिया पे अब ये आप कह रही हैं कि मर्डर की बात है, तो एकदम घर में जो है वो पुलिस ने जाके चीजें फौरन चेक की हैं कि क्या है। अगर कोई ऐसे शवाहिद या कोई ऐसी चीजें होती तो यकीनन पुलिस हमें जरूर बताती और जो भी वहाँ पे जिम्मेदार लोग थे वो हमें जरूर बताते कि हमने कुछ इस तरह की चीजें देखी कि जिसपे हमें शक होता है। तो ये मामला मैं समझता हूँ कि हमें कानून पे छोड़ देना चाहिए। शरी, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ और मैं सबकी तवज्जो हासिल करना चाह रही हूँ जिस मामले पर, जो कि मेरी इंटेंशन थी कि खास तौर पर आज का जो ये सेगमेंट है वो हम करें और इस पर बात हो। अभी तक इस पर बात नहीं हो रही है। एक शख्स बिल्कुल ठीक हालत में होता है, अच्छा भला इंसान, ठीक है, मीडिया पर आ रहा है, शोज में जा रहा है, बात कर रहा है, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, होशो हवास में है। जैसे ही वीडियो वायरल होती है हम देखते हैं कि पूरा जो मंजरनामा है, जो तस्वीर है वो बदल जाती है और एक शख्स दिनों में डिप्रेशन में चला जाता है। आप नहीं समझते कि जो दानिया है वो वीडियो वायरल होने के मामले पर मुकम्मल तौर पर कसूरवार है? इस हवाले से अभी तक किसी ने बात नहीं की है, कोई क्यों नहीं बात कर रहा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस हवाले से बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग, 2-4 लोग बात कर रहे हैं, हमारे जो जिनका ताल्लुक हमारे शोबिस से है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी इस पे अक्सर बात कर रहे हैं। वकार ज़क्का ने भी की, इमरान रजा ने भी की, और भी लोग कर रहे होंगे जो मेरी नजर से गुजरा, मैंने उनके नाम ले लिए। इस बात पे लोग कह रहे हैं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए और
दानिया से जरूर इसके बारे में सवाल करना चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा किरदार है और हम सबका भी बड़ा किरदार है। यहाँ पर शेरी, यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर महज सिर्फ एक शख्स की बात नहीं हो रही, एक फर्द की बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब के साथ जो हुआ, ऐसे वो एक मारूफ शख्सियत थे, हमें यहाँ पर ये बात जहन में रखनी है कि वो एक मारूफ शख्सियत थे, रुकने असेंबली थे, पाकिस्तान के वो हीरो थे, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, वो एक इन्फ्लुएंसर थे। अगर एक ऐसे शख्स के साथ इस तरह का रवैया हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बारे में कोई सुन नहीं रहा, तो जरा सोचें कि इस मुल्क में एक आम आदमी के बारे में कौन सुनेगा, उसके लिए कौन लड़ेगा, उसके लिए कौन फाइट करेगा। खुदा ना खास्ता किसी आम शख्स की अगर वीडियो वायरल होती है या बनाई जाती है तो उसका केस कहां तक पहुंचेगा, उसको इंसाफ कैसे पहुंचेगा। लेकिन अगर इस केस में डॉक्टर साहब को इंसाफ अगर भी मिलता है तो मेरे ख्याल से कि ये एक मयार कायम होगा जिसके लिए हमें बात करनी चाहिए। बात बिल्कुल करनी चाहिए। हकीकतन देखें, शख्स तो हमसे चला गया, वो तो हमारे हमें खला छोड़ गया, वो तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट टाइम के लिए किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई इस तरह किसी की इज्जत पे ना हमला करे कि कोई जान से ही चला जाए। तो उसके लिए हमें ये स्टेप जरूर लेना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब हमारी अदलिया से और सब तमाम जो भी जिम्मेदारान हैं कि वो इस पे जरूर स्टेप लें और इस पोजीशन में जो भी लोग यहाँ पे हमारे टीम के जो लोग हैं वो इसमें जरूर, अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो जरूर इसमें खड़े होंगे और वो साथ देंगे, क्योंकि ये आगे के लिए एक बहुत जरूरी अमल है कि इस तरह किसी और के साथ ना हो। ठीक है। अच्छा शेरी, आपकी हमने देखा कि जब सारा मामला हुआ डॉक्टर साहब का, जब पता चला, खबरों में आया, पता चला कि अब वो नहीं रहे, तो हमने बहुत सारे लोगों से सुना, फैसल कुरैशी ने भी खासकर बढ़ चढ़कर वो हमें दिखाई दिए, आगे वहाँ पर मौजूद रहे पूरे वक्त में, और वो ये कह रहे थे, उनका एक कमेंट था कि वो भी बहुत सारे लोग जिन्होंने डॉक्टर साहब के साथ बहुत लंबा अरसा वक्त गुजारा वो भी नहीं आए उनका आखिरी दीदार की। क्या वजह है? तो बड़ी एक थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी डिप्रेसिंग सूरत हाल है, क्यों है ऐसा? असल में लोग हमारे यहाँ बड़े खुद ही फैसला करके बैठे हुए हैं कि ये गलत आदमी था और इससे गलती हुई। गलती किससे नहीं होती, हम सबसे होती है। तो लोगों ने अपने तौर पे ये चीजें कर ली थी, जो भी गलतियां हुई शेरी वो तो अपनी जात हद तक थी ना। मैं चाहूंगी आप उनकी वो दूसरी साइड जरा हमें जरूर बताइएगा कि वो लोगों के लिए कितने मददगार थे, लोगों के लिए वो क्या करते थे, जरा ये इस बारे में बात करें थोड़ा सा। बिल्कुल मैं बात करता हूं, लेकिन वो एक छोटा सा बस वो आपने जो मामला छेड़ा है कि कुछ लोग दीनी वजह से नहीं आए, मसालिक की वजह से नहीं आए कि इन्होंने गलत बात कर दी थी तो ये गुनाहगार हो गए, तो वो खुद खुदा बन गए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, और इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने वो गलत कर दिया। तो ये अल्लाह और बंदे का मामला है जो हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। तो इस वजह से भी लोग नहीं आए और बहुत सारे लोग कुछ और दूसरी वजह से नहीं आए, और वो लोग सामने पहली सफ में देखे गए जिनको डॉक्टर साहब पसंद ही नहीं किया करते थे। तो खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात यह कि डॉक्टर साहब का, जैसे सारी दुनिया को पता है कि वो बहुत ज्यादा हमदर्द इंसान थे और बहुत सॉफ्ट हार्ट थे और वो बहुत ख्याल किया करते लोगों का। जिस तरह वो मीडिया पे लोगों के लिए हेल्पफुल थे, इसी तरह वो ऑफ कैमरा भी लोगों के लिए मदद किया करते थे, जो कि मैंने खुद देखा है। मैं खुद गवाह हूं कि वो बहुत सारी चीजें जो छुप के किया करते थे, और अगर मैं गलती से सामने चला गया तो मुस्कुराते थे और कहते थे यार किसी को बताइए नहीं कि ये फलानी जगह जाना है, ये फलाने का राशन है, ये फलाने को ईदी पहुंचाओ, ये उसको यार ये मदद करो। मैं खुद लेकर गया हूँ जब माजिद जहांगीर, ये बताने वाली बात नहीं, उन्होंने पोशीदा रखी थी, लेकिन माजिद जहांगीर साहब की जब तबीयत बहुत खराब थी तो उन्होंने मुझे एक अच्छा हैंडसम अमाउंट लेके काफी दफा भेजा है कि यार ये माजिद भाई को दे के आओ, यार ये माजिद भाई को दे के आओ, और उसमें कोई स्पॉन्सर, कोई इमदाद, कोई उसमें नहीं थी। वो अपने पास से किया करते थे लोगों के लिए, और वो ख्याल किया करते थे। जैसे मैं उनके पास पहुंचा था तो रोजगार के लिए पहुंचा था कि डॉक्टर साहब मुझे कोई जॉब चाहिए, मैं अब ये फ्रीलांस काम कर करके मैं थक गया हूँ, मुझे कोई जॉब चाहिए। तो वो कहते थे कि यार मैं तुम्हें कहाँ रखूँ, और उन्होंने फिर जिस तरह मुझे जॉब दी और जिस तरह मुझे लोगों से रूशनास कराया, जिस तरह लोगों में मेरा एक नाम बनाने के लिए वसीला बने, अल्लाह करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन वसीला अल्लाह पाक ने मेरे लिए आमिर भाई को बनाया। तो वो एक, मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह रोजगार अता किया करते थे। कहीं कह दिया करते थे कि यार इसको जरा यहाँ रख लो, अगर अपने पास गुंजाइश होती तो अपने पास रख लिया करते थे। तो वो बहुत ही हमदर्द इंसान थे, आशिक रसूल थे। खत्म नबूवत पे जब बात करनी हुई तो उन्होंने बहुत धड़ल्ले से की और बहुत बगैर खौफ के, बगैर किसी के डर के उन्होंने जो है ना वो खुल के बात की है हमेशा। और मैं यही दुआ करता हूँ कि इसी अमल की वजह से अल्लाह पाक
किसी भी एक अमल की वजह से अल्लाह पाक उनकी बख्शिश। थैंक यू सो मच शरी, आप हमारे साथ मौजूद थे और उनकी थोड़ी सी यादें ताज़ा कर रहे थे। बहरहाल जितना भी अरसा वो टीवी पर मेज़बानी करते रहे और जितना भी अरसा लोगों को वो इंटरटेन करते रहे, इस पूरे अरसे में अगर उन्होंने अपनी ज़ात को कोई नुकसान पहुँचाया हो तो शायद वो उनकी अपनी ज़ात तक हो, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं सुना कि उन्होंने किसी शख्स को नुकसान पहुँचाया हो या कभी कोई करप्शन का मामला उनके हवाले से कोई इस तरह की खबर सामने आई हो। बहुत सारे मुख्तलिफ हल्कों में भी वो रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह की खबर सामने नहीं। आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनका जो आखिरी सफ़र है वहाँ पर आसानियाँ फरमाएं और उनको जवानी रहमत में लेंगे। यहाँ पर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा प्रोग्राम में ज्वाइन, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और कल होने वाला दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू जिसने तहलका मचा दिया, ना जाने कितनी सोशल मीडिया पर पोस्ट मेरी निगाह से गुजरी, जिसमें मुसलसल तनकीद की जा रही थी सहाफ़ी के सवालों पर भी। और जिस तरीके से वैसे हाँ अगर देखा जाए तो मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा और मेरे ख्याल से मैं इस पर अपने आज ज़ाती कमेंट ज़रूर रखूंगी, चाहे कोई इस पर एग्री करे या इससे डिसएग्री करे। जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि ये एक मिसाल बनेगी और किताबों में छपा जाएगा, बहुत उम्दा काम हो गया, मोहब्बत की शादी हो गई, वाह वाह हो गया, तो मेरे ख्याल से कि सोचना चाहिए कि जहां पर एक जगह पर मोहब्बत की शादी हुई है वहां पर बेचारे जो माँ बाप है वो किन अंगारों से इस वक्त गुजरे हैं और उनके दिल पर क्या बीत रही है, और क्या ऐसी मिसाल कायम करेंगी हमारी आने वाली जनरेशन? हाउ कैन यू से दैट? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। ऐसी मोहब्बत की दास्तान किताब में लिखी जाएगी जहां पर ना जाने कितने दिल टूट गए माँ बाप बेचारों के, ना जाने कितनी रातें ऐसी बच्ची की माँ नहीं सोई जब उसको पता ही नहीं है कि उसकी बेटी किस हाल में है। अब यहाँ पर बात मोहब्बत की शादी या उसकी उम्र का क्वेश्चन नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि लीगल क्या चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है, कोई बड़ी शानदार मिसाल नहीं है जिसको हम अपनाएं। और सहाफियों का भी फर्ज बनता है कि वो कोई ऐसी बात करने से पहले वो सोच समझ कर बात करें कि क्या हमने यही इसी तरीके से अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है, क्या हमने यही मिसालें उनको देनी है। जिस सहाफी ने इस तरह का जिक्र किया या जिस यूट्यूबर या जिस ब्लॉगर ने वो इंटरव्यू किया, आप जरा एक मर्तबा अपने ऊपर सिचुएशन रखकर सोचें कि आप चाहेंगे कि आपकी कोई बेटी दुआ हो और वो दिन दिहाड़े आपको छोड़कर चली जाए, मोहब्बत की शादी कर ले, ठीक है जायज़ है, अगर बालिग है बच्ची 18 साल की है इट्स ओके, लेकिन माँ बाप वालिदैन की रजामंदी वो उसमें शामिल होनी चाहिए, सबकी खुशियाँ शामिल होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि ये थोड़ा सा काबिले एक गौर बात है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे फयाज रामे साहब जो कि दुआ के जो वालिद साहब हैं उनके वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो इंटरव्यू सामने आया है उसमें दुआ कह रही हैं कि उनके वालिदैन ने उन पर उनकी बात पर वो कन्विंस नहीं हुए और बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। ये दुआ की स्टेटमेंट है और इसी के ऊपर बात करेंगे जो वो इंकशाफ कर रही हैं। अगर ऐसी स्टेटमेंट है भी तो भी क्या बच्ची आप घर छोड़कर चली जाओगी, मेरी ये बात है। सो बहरहाल फयाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। मुझे बताएगा कि कल का जो इंटरव्यू नशर हुआ, पहली मरतबा मीडिया पर ब्लॉगर्स, यूट्यूबर, सहाफियों ने इंटरव्यू लिया दुआ का, उसमें वो इल्जामात लगा रही हैं अपने पेरेंट्स पर, क्या कहेंगे आप इस पर? उसमें आप इंटरव्यू आप मीडिया के लोग हैं, वो जो है वो इंटरव्यू का बकायदा तौर पर पोस्टमार्टम किया हुआ है, वो हर जगह से लगे हुए हैं और वो कोई कम मेरे ख्याल में मैं मीडिया को सकता हूँ 6 घंटे में एक नया इंटरव्यू तैयार हुआ है जिसको एडिट किया गया और बार बार उसको लिया गया। अब उसकी पहली बात मैं आपको बताऊँ, बच्ची एक जगह पे कहती है कि मुझे बर्गर ला कर दिए जाते हैं और मैं घर में बर्गर खाती थी तो यहाँ पे भी बर्गर खाती हूँ, और दूसरी जगह पे कह रही है कि वालिदैन जो है वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं। तो इसी तरह की चीजें जो एक तरफ से बर्गर भी ला के दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं और तशद्दुद भी कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें बेसिकली ये एक बच्ची को जो है जो माइनर है 14 साल की उसको यूज कर रहे हैं और इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये माशरे को अगर सिंपल लव मैरिज है इसको इतना इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ये विक्ट्री के जो साइन बन रहे हैं ये क्यों? बेसिकली ये मैसेज यही दे रहे हैं। आई हाईली डिसएग्री विद दैट इंटरव्यू फयाज साहब। मेरी कोई ना तो जाती किसी किस्म की मेरा कोई इंटरेस्ट है इस केस में, मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रही हूँ।
अगर यहाँ पर उम्र की बच्ची की भी बात ना की जाए कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जिस तरीके से जिस तरह से वो इंटरव्यू लिया गया, मैं उससे बहुत डिसएग्री करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शादी कोई मिसाल नहीं है, कोई किताबों में जिक्र नहीं किया जाएगा आने वाले सालों तक ऐसी मोहब्बत की दास्तान का। देखें, बेसिकली ये मोहब्बत की दास्तान है ही नहीं, इसमें मेरा भी कोई पर्सनल केस नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं कि बेसिकली ये तो एक वालदैन की और माशरे को जो है वो वालदैन की रिश्ते खत्म करने वाली बात है कि आप वालदैन को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहेंगे जी कि 10-12 साल की बच्चियां जो हैं वो इस एक फेक मेडिकल बनाएं और जिसको मर्जी अपना शोर बना लें, और उसके बाद यहाँ पे आके इस तरह के लोग जो हैं वो विक्ट्री का साइन बनाएं। आप मुझे बताएं कि विक्ट्री का साइन एक बूढ़े माँ बाप को हरा के कौन सा विक्ट्री का साइन बना लिया इन्होंने? सही कह रहे हैं, ये माशरे को ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? तो बेसिकली ये मेरे ख्याल में तो ये प्लान वीडियो की कई पहले भी आ चुकी हैं और इनका मकसद सिर्फ यही है कि अगर ज्यादातर लोग जो हम सोसाइटी में देखते हैं इस तरह के केसेस में वालिदैन बाहर ही नहीं आते। हाँ। तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि इस वालिद को इसने थोड़ी जरूरत की है, और अगर वो क्रिमिनल माइंडेड बंदा हो तो वो लीगल प्रोसीजर का सहारा क्यों ले, और अगर ये लोग सच्चे हैं तो ये 51 डेज फरार क्यों रहे हैं? इनकी वजह से एक आईजी सिल तब्दील हो चुके हैं और इनको जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में छापे मार के अरेस्ट किया गया तब ये इंटरव्यू क्यों नहीं नशर किया गया? अब अदालतों से एक इंतजामिया की मिली भगत के साथ एक फेक मेडिकल जो डॉक्टर ने जारी किया वो सस्पेंड हो गया, और उसकी बेस पे अगर एक कोर्ट ने जो है वो अच्छा फयाज साहब ये बताइए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट सामने आ रहे हैं, उम्र में जो बार कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बात असल में सामने क्यों नहीं आ पा रही है? कहीं पे 17 साल का जिक्र हो रहा है, कहीं पे 14 साल का जिक्र हो रहा है, असल उम्र है क्या? देखिए मैडम, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। जहां तक हमने पढ़ा है हमारे मुताबिक जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट और नाजरा रजिस्ट्रेशन ही होता है। डॉक्टर का तो मेडिकल तब करवाया जाता है जब आपके पास कोई पास डाटा ना हो, आपके पास कोई असेसमेंट ना हो। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर की तो एक ओपिनियन होता है, एक्सपर्ट का असेसमेंट होती है। डॉक्टर कैसे बता सकता है कि एग्जैक्ट एज क्या है बच्ची की? ठीक है, थैंक यू सो मच फयाज साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पे मैं हमारे टीम मेंबर का एक जिक्र करना चाहूंगी। इशफाक साहब, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे जबरदस्त कोऑर्डिनेटर है और आपकी एक फोन पे बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं। ये जिस शख्स ने, जिस सहाफी ने कहा है ना कि किताबों में मिसाल दी जाएगी और ये मोहब्बत की दास्तान है, लोग अगले 100 साल तक याद रखेंगे, ये आप मुझे इस ब्लॉगर यूट्यूबर से एक बार मैं चाहूंगी कि मेरी बात जरूर हो जाए, और फिर शो भी करेंगे इसके ऊपर, आप भी देखेंगे और फिर हम भी देखेंगे कि कौन सी मोहब्बत की दास्तान है। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जनाब आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ, और एक बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम के इस हिस्से में। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी कि अपनी जान को खतरे में डालकर, या वो कहते हैं ना अपनी जान की बाजी लगाकर या जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाना बहुत ही बड़ा काम होता है। ऐसा क्या हुआ, 7 जून को इंतहाई आतिशगीर तेल के भरे हुए टैंकर में आग लगी और उसको किसने रोका, कितने बड़े नुकसान से बचाया? सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। सारे लोग उस जगह से भाग गए आग भड़कने के बाद। वहां पर फैसल ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और अपनी जान को भी खतरे में डाला। तो ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा है। फैसल हमारे साथ मौजूद है। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, कैसे? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक है। फैसल, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जब आग भड़कना शुरू हुई टैंकर में और सब लोग वहां से भाग रहे थे, क्या आपको सूझी, क्या जहन में ख्याल आया कि आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी टैंकर को स्टार्ट किया और 3 किलोमीटर की लंबी ड्राइव करके आप टैंकर को वहां पर छोड़कर वापस आए? जी ऐसा हुआ, हम लोग जो है खड़े थे गाड़ी के साथ, जो अचानक जो है टैंक से आग भड़क उठी। गाड़ी तो खाली हो रहा था पेट्रोल, तो मैंने जैसे करके जो है ना देखा तो पंप पे जो है ना रश कशता मोटरसाइकिल थे, कार मोटर थे, तो मैंने गया गाड़ी स्टार्ट किया, तो गाड़ी मैंने इधर से निकाला, मेरा एक कनेक्टर था जो उसने गया तो रोड ब्लॉक किया, तो उधर से जो है मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो निकल गया, तकरीबन 3 किलोमीटर तक गाड़ी में लेके गया। फैसल, आप तो खतरों के खिलाड़ी बन गए। आपको एक लम्हे के लिए नहीं लगा कि मेरी जान को, मेरी जात को नुकसान हो सकता है? ये ख्याल आया जहन में?
मैं तो उसी टाइम गाड़ी पे चढ़ रहा था, मुझे तो पता था कि मेरा तो बचना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि उसी टाइम मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, तो क्योंकि अभी आग भी देख रहा है इंसान, तो उसका जो है बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जो है ना आवाम का उसका टेंशन था, और ये पंप का जो टैंक था, आसपास में घर थे, हिसाब किताब थे, तो उन लोगों का जहन में था कि भाई ये इन लोगों को जो है ना ख़तरा ना हो। अपना तो मुझे तो यही लगा, तो बस मैं गया, अभी ख़त्म हो गया। आपने बहुत ही बहादुरी का सबूत पेश किया है, और मेरे तो रोंगटे भी खड़े हो गए हैं ये वीडियो देखते हुए और आपसे बात करते हुए कि आप ये सोच बैठे थे कि मैंने नहीं बचना, लेकिन मैंने बस लोगों को बचाना है, ये आप सोच कर ट्रक पर चढ़े थे। सोच के, क्योंकि मेरा वालिद ड्राइवर है, वो भी उसी से मैंने ड्राइवरी सीखा अपने वालिद से। मेरे वालिद ने कहा कि बेटा ड्राइवरी का एक असूल है, अपने जान को जो है ना ख़तरे में डालना, अगले इंसान को बचाना। अगले इंसान का कीमती बहुत जो है ना बहुत कीमती है, हम लोगों से भी ज़्यादा, लेकिन अगले इंसान को आपको बचाना है। इसी टाइम जो है ना मुझे जो है वालिद का जो है बात फैसल, मैं आपको इसलिए मैं गाड़ी पे यकीन माने सलाम पेश करती हूँ, और आपने जो कर दिखाया है ऐसा कोई भी नहीं करता है। सब लोग अपनी जान को महफूज करते हैं पहले और अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना है कि आपने लोगों के बारे में सोचा, और आपने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि आपने वो कर दिखाया। जब आप 3 किलोमीटर ट्रक को, टैंकर को भगा कर ले गए और बादी के एरिया से दूर ले गए, और जब आप उतरे तो आपको 1 मिनट के लिए क्या एहसास हुआ? अल्लाह का शुक्र अदा किया, या आपने लगा कि मैं ठीक हूँ, और मतलब कि ट्रक को भी आप दूर ले गए हैं? वो एहसास, वो लम्हा क्या था? जी, जैसे मैं गाड़ी से उतर गया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल गाड़ी का शो बिल्कुल गर्म था और बिल्कुल पसीने से मैं एक हो गया, और मेरा जो है दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तो जैसे मैं गाड़ी से उतर गया तो मोटरसाइकिल वाला आ गया, तो मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया उधर पानी वाले के पास, तो पानी वाले किसी ने मेरी मदद नहीं किया, और सब जो है ना वीडियो बना रहे थे, जितने अवाम थे सारे वीडियो बना रहे थे। तो हमारा सेठ आया सही शावानी, तो उसने लेके गया मुझे घर पे। तो बिल्कुल परेशान था कि भाई, क्योंकि पंप भी आग पकड़ा हुआ था पंप पे, और जो है ना रास्ते पे शुक्र है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उसका टेंशन बहुत था। लेकिन मेरे जो है ना जब आप सेठ था, उसने फिर मुझे किलोमीटर गाड़ी आप टैंकर को लेकर जब आप आगे जा रहे थे, तो वो जो सफर था, आई एम श्योर कि वो आपको बहुत भारी लग रहा होगा और बहुत तवील सफ़र लग रहा होगा, 3 किलोमीटर का सफ़र ही। उस दौरान दिमाग काम कर रहा था, क्या सोच आ रही थी? कुछ याद है, रिकॉल करना चाहेंगे उन लम्हात में आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच यही रहा था कि अभी जो है ना पीछे पंप को भी आग पड़ा हुआ है, और जो गाड़ी को आग साइड शीशे पे मैं जैसे देख रहा था, तो रास्ते पे मुझे यही परेशानी था कि आवाम को जो है नुकसान ना होए। मुझे अपना का तो पता नहीं था कि भाई हम नहीं बच सकता है, क्योंकि टैंकी जो है ब्लास्ट होता है पेट्रोल का, तो मुझे अपना टेंशन नहीं था। रास्ते वाले बंदे का बहुत टेंशन था कि भाई उन लोगों को किसी को आग नहीं पकड़े, क्योंकि आसपास घर भी थे और ये मेरे ख्याल में होटल भी थे, उन लोगों का बहुत मुझे टेंशन था। जैसे गाड़ी में 3 किलोमीटर लेके गया तो एक मैदान था, उधर ब्रेक लगाया, गाड़ी में ब्रेक नहीं था, तो जैसे करके गाड़ी मैंने गियर में कंट्रोल किया, गाड़ी उधर खड़ा किया, तो नीचे उतर गया। तो इतना परेशानी था मुझे, लेकिन हमारा जो है ना सेठ आया, तो उसने बता दिया कि भाई आपको शाबाश है, क्योंकि आपने जो है पंप भी बचाया और आवाम भी बचाया, और किसी को जो है एक नुकसान नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फैसल, आप वज़ीर आज़म साहब से भी मिल रहे हैं, कब मुलाकात मुतवक्के है और कैसा महसूस कर रहे हैं? उनसे क्या बात करेंगे मिलकर? जी, बस उससे बात यही करना है कि अपना जो है मुल्क के लिए और अपना जो है पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये तो कुर्बानी मेरे लिए कुछ नहीं था, आगे भी ऐसे कुर्बानी दूंगा इंशाल्लाह। तो मुलाकात आज होनी है, कल होनी है, टाइम हो गया है सेट मुलाकात का? जी जी, अच्छा, मुलाकात का तो आज का डेट मेरे ख्याल में दिया हुआ है, तो आज होएगा या कल होएगा इंशाल्लाह। फैसल, जब आप इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर घर पहुंचे, तो सबसे पहले किसको ये अपनी बहादुरी की कहानी आपने सुनाई और क्या कहा उन्होंने? जी, वालिदा आया, उसने जो है ना प्यार किया और दिलासा दिया मुझे। वालिद ने भी देखा कि बेटा आपके ऊपर फ़ख्र है और आपने किस सोच
से जो है गाड़ी स्टार्ट किया। तो मैंने वालिद को कहा कि आपने जो मुझे एक नसीहत दिया था कि बेटा अपने आप को जो है ख़तरा में डालो और अगले इंसान को बचाओ। बोलता वही बात तुम्हारे जहन में? जी हमारे जहन में था, इसलिए। बोलता बेटा बहुत आपका फ़ख्र है कि आप जो मेरे बेटे हैं। That's great and hats off to you फैसल बलोच। और मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म साहब भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आप बिल्कुल उनसे मिलिए। इतना बड़ा आपने काम किया है। महज हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं और फिल्मों में भी हीरो ऐसे काम नहीं करता, ना जाने कितनी सेफ्टी मेजर्स को सामने रख के स्टंट मैन इस तरह के स्टंट करता है, लेकिन आपने ये रियल लाइफ में बहादुरी का जो एक मुजाहिरा किया है। हम आपको जनाब एक मरतबा फिर से सलाम पेश करते हैं। लेंगे जनाब यहाँ पर एक ब्रेक, वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में टैलेंट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, चाहे फिर वो पहाड़ों का सफर हो या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाना हो। बस आपको करनी है थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत और फिर अल्लाह ताला आपको बताता है कि जनाब वो इज्जत बख्शता है। और ऐसे ही इज्जत बख्शी है जनाब एक फैमिली से मैं आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ जिनकी पूरी हिस्ट्री है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से और एक कड़ी है पूरी। सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे इनकी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर का जिन्होंने बहुत सारे बेतहाशा रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। तकरीबन 73 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग नसीमुद्दीन साहब ने 70 साल की उम्र में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अब बात कर लेते हैं उनके साहबजादे, उनके बेटे जनाब राशिद की। वो भी जनाब बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम कर चुके हैं। और आखिर में नन्ही फातिमा जो इस घर की सबसे छोटी फर्द है, सबसे नन्ही मुन्नी छोटी बच्ची हैं और उन्होंने भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। तो जनाब राशिद नसीम और नन्ही फातिमा हमारे साथ इस वक्त न्यू पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। राशिद, हमारी ख्वाहिश थी कि आपके जो वालिद साहब नसीम साहब उनसे भी हम गुफ्तगू कर पाते क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे रिकॉर्ड 70+ रिकॉर्ड्स अपने उन्होंने नाम किए हुए हैं। बल्कि राशिद आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इतने ज्यादा हैं, तो क्या कहेंगे इतनी अचीवमेंट पर? तो मैं आपको ये थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ। असल में उनकी एज 70 साल से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो 2 बनाए हुए। मेरे फादर बेसिकली मेरे पास इंडिविजुअली तौर पर जो है वो 77 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और फातिमा ने जो है वो 2 रिकॉर्ड बनाए हुए। बेसिकली जो मेरी अकेडमी है पूरी, जिसमें मेरे 10 स्टूडेंट भी शामिल हैं, उसके अंदर अगर उनके रिकॉर्ड को मिला लें तो ये टोटल जो रिकॉर्ड है वो 96 जो है वो बन जाते हैं। दैट्स ग्रेट। तो जनाब कैसे ख्याल आया या कहाँ से शुरुआत हुई, जर्नी सफर कैसा रहा वो बताएं। सफर बिल्कुल एक आम जिस तरह किसी भी शख्स का सफर शुरू होता है और उसको कुछ इतना पता नहीं होता। बस मैं मार्शल आर्ट करता था, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता था, बहुत सारी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुका था, इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका था। तो एक मरतबा नॉर्मली तौर पे मेरे नजर से गुजरा एक टीवी शो, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि यार मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आपको पता है फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होती है तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो 2013 में जो है मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड जो है वो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ था लाहौर में, तो मैंने वहाँ पर जो है अपना पहला आलमी रिकॉर्ड रजिस्टर करवाया और मैंने एक ही दिन में जो है वहाँ पर जो है वो 4 आलमी रिकॉर्ड जो है एक ही फेस्टिवल के अंदर जो है वो ब्रेक किए। और फिर उसके बाद ये एक सिलसिला जो है वो चल निकला। फिर उसके फौरन बाद जो है मेरे रिकॉर्ड इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि मुझे फौरी तौर पर जो है वो इटली से भी कॉल आ गई। वहाँ का एक बहुत मशहूर जमाना टीवी शो है लो शो टाइप, उसी शो को देख कर बेसिकली मैंने रिकॉर्ड बनाने की ठानी की कि यार मुझे इस तरह के प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। और फिर मैंने जब रिकॉर्ड बनाया तो मेरा पहला जो रिकॉर्ड था मेरी जिंदगी का वही मुझे एक इंटरनेशनल टीवी शो के अंदर भी जो है वो परफॉर्म करने का मौका मिला। तो राशिद, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था, सबसे मुश्किल टास्क कौन सा था जो भी आप याद करते हो तो बस कहते हो देखिए मैंने रिकॉर्ड जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में बनाए हुए हैं, जिसमें मार्शल आर्ट की जितनी भी कैटेगरीज है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट के जो है वो आलमी रिकॉर्ड जिस पर मेरे पास है। नंचकू की जो कैटेगरी है उसके भी तमाम रिकॉर्ड जिस पर मेरे पास है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर नी स्ट्राइक्स है, पंचेज है, ब्रेकिंग है, वेपन्स के अंदर जो है वो स्टिक है। तो मतलब कोई एक रिकॉर्ड तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ रिकॉर्ड हैं जो मतलब जैसे कि एक नंचक का रिकॉर्ड है
वो मेरा बहुत हाईली रेटेड किया जाता है, जिसमें मैंने 557 टाइम्स जो है वो हिट किया था टारगेट को नन शॉट के साथ। फिर इसी तरह एक कोकोनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड है जिसमें मैंने भारती को जो है वो शिकस्त दी थी। और फिर अभी मेरा रिसेंटली एक बहुत ही मशहूर हुआ था वॉलनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड, तो वो बहुत मशहूर हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। जो है वो मेरी सिर्फ एक वीडियो पे जो है वो 378 मिलियन जो है वो व्यूज है, सिर्फ एक वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह अगर हम किक्स के रिकॉर्ड की तरफ चले जाएं तो मैंने अभी 1 घंटे के अंदर 10 kg वेट के साथ जो है वो भारतीय रिकॉर्ड ही ब्रेक किया था, जिसके अंदर मैंने 2253 किक्स जो है वो की थी मार्शल आर्ट की टफ लेवल के ऊपर। फातिमा कैन यू हियर मी? फातिमा भी मौजूद हैं और फातिमा ने भी जनाब बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और भारत को, इंडिया को शिकस्त दी 7 साल की उम्र में। वो वीडियो क्लिप भी मौजूद है, मैं चाहूंगी वो दिखाते रहे। और फातिमा अब तो माशाल्लाह शी इज ग्रोइंग और मजीद रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। फातिमा का आप देख सकते हैं कि इंडिया को शिकस्त दी और ये रिकॉर्ड कायम किया। और मैं पूछूंगी फातिमा से कि आप वो आगे क्या करना चाहती हैं और आगे कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा रखती हैं और इसके हवाले से क्या तैयारी कर रही हैं। फातिमा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? वेरी गुड। तो फातिमा थोड़ा सा बताओ मुझे कि अब किस चीज की तैयारी की जा रही है, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हो? रिकॉर्ड है जो मुझे तोड़ना है और ये भी फाइट का भी बहुत शौक है, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा राशिद बताइएगा, आपने फातिमा को भी आप ट्रेन कर रहे हैं साथ साथ, तो क्या ड्रीम्स है अबाउट फातिमा? देखिए मैंने तो मैं अब यही चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं नहीं पहुँच सका वहाँ पे फातिमा पहुँचे और मैं खुद से ऊपर देखना चाहता हूँ फातिमा को। फातिमा ट्रेनिंग कर रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, दुनिया की सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट कैटेगरी में जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 7 साल की थी जब इन्होंने भारत की शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर एक इंडियन मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है, उसने फातिमा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, लेकिन विद इन 3 to 4 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद जो है फातिमा ने अपना रिकॉर्ड फिर वापस ले लिया था उनसे। तो फातिमा माशाल्लाह से बहुत मोटिवेटेड है। जाती सी बात है कि सारा दिन मुझे देखती है प्रैक्टिस करते हुए खुद भी, तो इसी वजह से मोटिवेट रहती है कि मुझे भी कुछ पापा की तरह करना है। और बेसिकली मेरा ड्रीम तो इनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा बनवाना मेरा बेसिकली ड्रीम है कि ये पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करें किसी इंटरनेशनल लेवल पर, खास तौर पे जैसे एशियन लेवल है या ओलंपिक लेवल है। तो राशिद, फातिमा की ट्रेनिंग आपने कब से शुरू की? बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, इंस्पायर हो रहे होंगे, जो बच्चों को भी मार्शल आर्ट्स की तरफ लाना चाहते हैं। कौन सी उम्र से आपने बच्चे की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया था? देखिए फातिमा तो अगर मैं इनकी एज का तायुन करना चाहूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई थिंक मेरे पास फातिमा की कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो ये 2 साल की हैं और उस वक्त भी ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही है मेरे साथ। और लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बाकायदा तौर पर मैंने शायद इनको 3 साल की उम्र में इनको मैंने क्लब का जो है वो रुख करवा दिया था और इनको साथ लेके मैंने चलना शुरू कर दिया था। लेकिन आई थिंक जो सही मानों में इनकी मैंने ट्रेनिंग का आगाज किया वो 2 साल पहले किया जब कोविड आया, तो फिर मैंने इन पे भरपूर तवज्जो दी और अब माशाल्लाह से फातिमा बहुत ज्यादा निखर गई है और इनकी गेम में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है। जबरदस्त। अच्छा अब्बा के बारे में बताएं, नसीम साहब के बारे में बताएं। उनने भी माशाल्लाह सेब तोड़कर जो है वो कितने सेब तोड़े, 17 के 18 सेब हाथ से तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कायम किया है, तो उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है और वो भी कुछ क्या मजीद आगे इरादा रखते हैं? बिल्कुल जी, मेरे फादर जो हैं माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको इसी तरह स्ट्रांग रखे। 70 साल की उम्र में अमूमी तौर पे लोगों के हाथ पांव काम करना छोड़ जाते हैं और उन्होंने खुद को अब तक इतना ज्यादा फिट रखा हुआ है माशाल्लाह से। और पहले बेसिकली उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 18 अप्रैल के साथ जो है उन्होंने एप्पल को क्रश किया था हाथ के साथ और फिर अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने बेहतर किया, फिर 21 जो एप्पल थे वो उनको जो है हाथ से तोड़ा। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे या इधर कि यार आपने वो फूड बेसिकली शायद जाया किया है, तो मैं इसका जवाब देता हूँ कि वो फूड बेसिकली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से कंडीशन होती है कि वो जो फूड होता है उसको कहीं ना कहीं आपको कंज्यूम करना होता है या आपको खुद वो खाना होता है। तो हमारे पास बकायदा वीडियोस भी मौजूद है जिसके अंदर हमने उस फूड को जो है वो खुद खाया है और हमने उसको जाया नहीं किया। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बाद मरतबा।
सो राशिद, अब किस चीज की तैयारी हो रही है फर्दर? आप क्या करने वाले हैं अब इन फ्यूचर? मैं पाकिस्तान कंप्लीट 5 रिकॉर्ड राशिद और फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कुछ रिकॉर्ड्स की झलक भी हम आपके साथ शेयर करें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं इनके वालिद ने भी, राशिद ने भी, फातिमा ने भी। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया न्यू पाकिस्तान में, और बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह फलो फूलो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो, और ऐसे ही रिकॉर्ड्स आप दोनों जनाब बनाते रहें। लेंगे ब्रेक, लेंगे वक्फा, और उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही कामयाबी हासिल की है। और आप जानते हैं कि जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, जिसमें हरीफ पर ताबड़तोड़ हमलों और किक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान की पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अनीता करीम ने इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दी है। बैंकॉक के लंपेनी स्टेडियम में अनीता ने ऑस्ट्रेलिया के यूइन हाको को चारों शाने चित कर दिया और उन्हें मुतफिका तौर पर मैच का फातेह करार दे दिया। हुंजा से इनका ताल्लुक है और सोशल मीडिया पर सब इनके अब कारनामों से वाकिफ हैं, और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और किसी से नहीं बल्कि अनीता करीम से, जो कि MMA फाइटर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अनीता। सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद भी कहते हैं। तो मार्शल आर्ट्स के बारे में तो सुनकर वैसे ही हम पर जरा कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि हमने हमेशा बस मूवीज में देखा है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं और अपनी जीत के बारे में हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जीत के बाद, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जीत का वो जो लम्हा था वो कैसा था? जी दोबारा बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि वो जो जीत का वो जो लम्हा था आपका, वो कैसा था? उस लम्हे में आपने कैसा महसूस किया? पाकिस्तान के लिए आप जीत कर आई हैं, फखरे पाकिस्तान है। कुछ अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स शेयर करें हमारे साथ। जब भी पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और झंडा सबसे ऊपर लहराता है, तो जाहिर है वो बता नहीं सकते हम, लेकिन बहुत बड़ी एजाज की बात होती है, बहुत खुशी होती है। इसमें एक और खुशी की बात ये है कि आपका ताल्लुक, मैं बार बार इस बात पर फोकस भी करना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक हुंजा से है, और एक ऐसी लड़की जो कि हुंजा से जाती है, ट्रेनिंग करती है, सीखती है, और जनाब ऑस्ट्रेलियन हरीफ को हरा रही है, पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। तो ये जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? बचपन से आपको शौक था, कैसे आप आई इस फील्ड में? बचपन में मैं थोड़ी बहुत ताइक्वांडो करती थी एज ए सेल्फ डिफेंस। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई बीच में आ गई, और 2016 दिसंबर में इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई अपने भाइयों के साथ। वहाँ पर फाइट फोर्ट्रेस जो मेरे भाइयों का जिम है, तो वहाँ अपने भाइयों के साथ मैंने ट्रेनिंग की। और इसके बाद मैंने अपने दूसरे भाई को देखा, करीम, जो कि उस टाइम इंडिया से जीत के आए थे। तो वहाँ से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। मैंने कहा कि चले अपने भाई की नक्श कदम पर ही चल के देखते हैं। और एक दूसरी तरफ से ये भी था कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट से मुझे सेल्फ डिफेंस सीखने को भी मिल रहा था, और दूसरा हमारा मेन मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की खवातीन को ये बताना कि हम भी किसी से कम नहीं है। वेरी वेल सेड, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान की खवातीन वाकई बिल्कुल किसी से कम नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अब मुझे हुंजा की खवातीन के बारे में भी थोड़ा सा बताएगा कि वहां पर इस तरह से एक्सपोजर है, और अगर है तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि शहरों में लड़कियां, या कराची या लाहौर जैसे बड़े शहर की बात की जाए, तो यहाँ पर भी लड़कियां थोड़ा सा जरा खौफ खाती हैं कि नहीं भाई इस फील्ड में नहीं जाना, अगर खुदा न खासा चेहरे पे कोई निशान आ गया तो फिर क्या होगा, तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं। तो आप कैसे वहां से, किसने सपोर्ट किया आपको इतना ज्यादा आपकी इस फील्ड पर? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे गिलगित बल्तिस्तान हुंजा ने सब ने मुझे सपोर्ट किया। और अच्छी बात ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान में शाना बशाना लड़कियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और वहाँ पर सबकी लाइफ थोड़ी टफ होती है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो इतना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती है कि किसी भी फील्ड में कोई भी आप मतलब मुश्किल टाइम आए, हम उसको इजीली फेस कर सकते हैं।
अच्छा अनीता, जो खवातीन, जो बच्चियां, जो लड़कियां आना चाहती हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगी आप? कैसे आगाज किया जाए, किस उम्र से ट्रेनिंग का आगाज किया जाए? इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, स्पेशली खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए मेरी सबसे बड़ी पैगाम ये है कि आप एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस सीखें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खवातीन के लिए। अगर आप फाइटर बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान में फाइट फोर्ट्रेस टॉप 1 पर है, मिक्स मार्शल आर्ट के हवाले से इस्लामाबाद में है, और दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर भी है MMA के जिम, वहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कभी हार नहीं मानना है। ऑब्वियसली हर चीज में मुश्किलात आती है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपके स्पोर्ट्स में हो, हर चीज में मुश्किल आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने दिल हारना है या आपने बस करना है, मेहनत करनी है और अपने आप को एटलीस्ट अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। That's great अनीता, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जो आपकी लास्ट फाइट के मंजर हम देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है वहाँ पर भी तमाम लोग देख रहे हैं, तो ये एग्रेशन होता है अंदर थोड़ा सा, या जब रिंग में उतरते हैं तो वो एग्रेशन आ जाता है हरीफ को देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप तो भाई अनस्टॉपेबल है, तो वो बताएं कि ये कैसे एनर्जी, ये एग्रेशन ये लाना पड़ता है? जब रिंग में उतरते हैं तो जाहिर है सामने अपने ओपोनेंट को ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ी सी भी हमारी गलती हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो फोकस हमारा पूरा अपने ओपोनेंट के ऊपर ही होता है। हाँ, हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी फाइट खत्म हो जाए नॉकआउट से या सबमिशन से, हमारी कोशिश यही होती है फाइट में। अच्छा, कहाँ से आपने MMA फाइट सीखी? ट्रेनिंग जर्नी आपकी कैसी रही? सबसे टफ, सबसे मुश्किल टाइम कौन सा रहा? जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ था, और हमारी फाइट से ज्यादा हमारी फाइट कैंप बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने स्टार्ट 2017 से इस्लामाबाद फाइट फोर्ट्रेस में अपने भाइयों के साथ किया था। वहां से आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ज्यादा मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए ज्यादा पैशन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग थाईलैंड आ गए मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए, और अभी भी जर्नी जारी है। That's great। अच्छा, आपके भाइयों ने आपको बहुत मीनवाइल सपोर्ट किया, बार बार उनका तस्करा भी कर रही हैं, बार बार उनका जिक्र भी कर रही हैं, तो एक मैसेज, एक पैगाम मैं आपके थ्रू लेना भी चाहूँगी कि जो लड़कियाँ अपने लिए कुछ करना चाहती हैं या अपनी चॉइस का करियर का इंतखाब करना चाहती हैं, फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। फैमिली के सपोर्ट के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पेरेंट्स से अब जितने भी मतलब खवातीन हो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आप सपोर्ट करें, और हर फील्ड में उनको सपोर्ट करें, सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट में नहीं। जो उनके अंदर टैलेंट है उनको आप फोकस करें, उनको सपोर्ट करें। अच्छा अनीता, मुझे ये बताएं कि ये तो हमने आपके केक्स तो देख ली हैं और उसमें तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ये बात हम तो मान गए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी दूसरी साइड क्या है लाइफ की, वो भी हमारे साथ शेयर करें। क्या शौक रखती हैं और क्या क्या करना चाहती हैं? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, बाकी बस। हाँ, क्या शौक रखती हैं? क्या कह रही हैं आप? मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, अलग अलग डिश। वाह, तो खाने उतने फिर खाने भी पड़ते हैं, मतलब कि फूडी हैं या फिटनेस का फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग भी होती होगी, तो फिटनेस के हवाले से तो बड़ा कॉन्शियस भी तो रहना पड़ता होगा ना? हाँ, फाइट कैंप में हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत चीटिंग कर सकते हैं। हाँ, वैसे आपको देख के लग नहीं रहा कि अगर आप चीटिंग नहीं भी करेंगे तो आई थिंक आप फिट ही रहेंगी। अच्छा, तो मुझे बताएं कैसा सपोर्ट रहा फैमिली से? तो आपको सपोर्ट मिला ही मिला, अपने भाइयों का आपने तस्करा किया, फैमिली के बारे में बात की, लेकिन जहाँ से आपका ताल्लुक है हुंजा गिलगित, वहाँ के लोग कितने सपोर्टिव रहे जब आप ये जर्नी कर रही थी और जब आपने फाइट विन की, तो कैसा रिस्पॉन्ड आपको मिला? बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे दुआएं दे रहे हैं, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और उसकी कितनी देर करनी पड़ती है बिफोर फाइट?
हमारी ट्रेनिंग डेली सुबह हमारी क्लास होती है, उसके बाद फिर दिन को क्लास होती है और उसके बाद फिर शाम को क्लास होती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे हमारी ट्रेनिंग होती है एवरी डे। Thank you so much, Anita, for joining us in Neo Pakistan. Best wishes for future. जनाब, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे और शॉर्ट कमेंट अब लेंगे हम आज की होने वाली हैपनिंग के हवाले से भी। कल हमने देखा पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो कितना ताख़ीर का शिकार हुआ और बजट ईवान में पेश नहीं किया जा सका। अशरफ मेहताज साहब इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद है और उनसे आज की होने वाली कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे। टाइम निकाला, बताइएगा आज बजट पेश हो पाएगा? अपोजिशन क्या मुतालबात मनवाना चाहती है? जी देखिए, बात यह है कि ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है और वहाँ पे 12 करोड़ अवाम की नज़रें लगी हुई कि इस साल जो आने वाला साल है उसमें उनको बजट में क्या मिलने जा रहा है, क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन असम्बली में देखा जाए तो बदकिस्मती से दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उनका मौक़िफ़ है कि जो उनके ऊपर लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद हुआ और उस हवाले से IG और वो जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको लाया जाए, वो आके माफ़ी मांगे। पहले ये था मुतालबा कि वज़ीर आला पंजाब क्यों नहीं आए, जब तक वो नहीं आएंगे बजट पेश करने नहीं दिया जाएगा। जब वो आ गए उसके बाद फिर उन्होंने सेकंड मुतालबा ये रखा कि अब IG और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लाया जाए। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था जी, वो चूँकि फोर्सेस है दोनों की तरफ से, एक सिविल फोर्सेस में आते हैं, दूसरा जो है वो पुलिस फोर्सेस है, तो उनको बुला के उनसे ये जब बुलाएंगे तो फिर ये मुतालबा करेंगे जी, इनको कहें जी माफ़ी मांगे हमसे, तो उससे मोराल डाउन हो जाएगा। तो लिहाजा ये है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का आ गया तो फिर ज़रूरत नहीं है किसी और की। लेकिन वहाँ पे ये 2 बजे से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक यही ड्रामा चलता रहा और जो इजलास था पोस्टपोन होता रहा। सबसे पहले जो तारड़ साहब थे जो हुकूमत के तर्जमान भी हैं और उनको वजीर भी बनाया गया, उनको बाहर निकालने पे फटा पड़ा रहा। उन्होंने कहा जी ये स्ट्रेंजर हैं, ये कैसे आ गए हैं असम्बली के अंदर। तो उन्होंने कहा जी ये इसलिए आ गए कि इन्होंने हल्फ भी लिया और दूसरा ये कि इनका नोटिफिकेशन भी हुआ है। जब वो तूल पकड़ता गया उन्होंने कहा जी इजलास उस वक्त तक नहीं जारी रखा जाएगा जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे। तो उनको फिर बाहर चले गए वो। उसके बाद फिर वो बारी आ गई जी वज़ीर आला पंजाब को बुलाएं, वो आ गए। उसके बाद बारी आ गई जी अब IG को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए। तो इसी दौरान इसी चपकलश के अंदर जो है वो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 से लेकर रात 12 बजे तक 10 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। कभी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जो थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ महमूद रशीद वो बोलते, कभी मियाँ असलम इकबाल साहब, और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी बोलती रही। और स्पीकर जो थे वो भी तकरीबन ऐसे ही लग रहा था कि हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दे रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जो एंटरटेनिंग सेशन भी किया उस हवाले से कि बहुत ज़्यादा वो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई स्टेज का ड्रामा देख रहे हैं, जुगतें चल रही हैं। तो लोग इंटरटेन भी हुए वहाँ पे, MNA MP जो वहाँ पे MP आए हुए थे और इसके अलावा जो गैलरीज में लोग बैठे हुए थे सावी भी। तो ये जो इस तरह का जो सेशन है मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और आज तक जितने भी सेशन हुए बजट के वाले से उसमें बजट पेश किया गया है, उसमें हल्ला गुल्ला भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन बजट को रोका नहीं गया, पेश कर दिया गया है। और अब जो है कल की सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि आज भी कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सूरत हाल नहीं होगी और वो बजट का जो सिलसिला है वो इसी तरह चलेगा। वो फिर मुतालबा करेंगे और ये मुतालबात आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि होना तो चाहिए कि दोनों को ये इसमें कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, जिसका जो है वो माने, जो गुनाह है जो मसला है और वो मान ले, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, बल्कि इसको जमहूरी रवायत के मुताबिक आगे लेके चले। इसमें देखें अगर वो IG और चीफ सेक्रेटरी को नहीं लाना चाहते तो एक कमेटी इनकी बनी होती है जिसके अंदर वो इस्तेहकाक कमेटी वहाँ पेश हो जाते हैं, वहाँ जाके वो माजरत भी कर लेते हैं, वहाँ जाके वो अपना मौका भी दे सकते हैं। तो ये सारी लेकिन अभी अगला जो पंजाब असम्बली का इजलास है उसकी कार्रवाई शुरू होने में 1 घंटा बाकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है वो कामयाबी हो पाएगी, बजट पेश करें। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।